नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अब कुछ नेता एंट्री करने के लिए जुटे हुए हैं कि आखिरकार कैसे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री के कामकाज को संभाले। वैसे तो अक्सर नेता इस जुगत में लगे रहते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 5 पूर्व कैबिनेट मंत्री या यूं कहें कि 5 दिग्गज मंत्री अब खाली बैठ गए हैं घर। उनके पास अब कामकाज नहीं है और वो एक तरह से रोजगार की जुगाड़ में लग गए हैं, क्योंकि अब ये मंत्री सोच रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम आगे बढ़े। इसके लिए अब वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि जिसके जरिए वो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच जाएं और वहां से कामकाज संभालें। सबसे बड़ा पद इसमें मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उसका पद है और उसको लेकर बड़ी ही मारामारी चल रही है। बात करें इसमें मनीष ग्रोवर हैं, सुभाष सुधा हैं, असीम गोयल हैं, जेपी दलाल हैं, कंवरपाल गुर्जर हैं। ये 5 वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो चुनाव में हार गए थे और अब वो इस जुगत में लगे हुए हैं कि उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री हो जाए। इसके अलावा अब कांग्रेस के कुछ विधायक खुलकर बीजेपी या यूं कहें कि सीएम की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके भी क्या मायने हैं? और इसके अलावा जो है एक मुलाकात हुई है दिल्ली में, ये मुलाकात हुई है राज्यसभा को लेकर, ये मुलाकात की है कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से। इसके भी क्या मायने हैं? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, अब जो 5 कैबिनेट जो दिग्गज मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे, तो अब वे इस जुगत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी एंट्री हो जाए, वहां पर वो कामकाज संभालें, जिसमें बड़े नाम हैं। तो ऐसा क्या आफत आन पड़ी कि इतने दिग्गज कैबिनेट जो मंत्री रह चुके हैं अब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने की चाहत रख रहे हैं? देखो, एक पुरानी कहावत है कि राजनीति जिस भी आदमी को भा जाती है ना, वो बगैर कुर्सी के रहना उसके बस की बात नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया कि 5 पूर्व मंत्री और बड़े राजनीतिक नेता थे वो चुनाव हार गए, तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एंट्री हो जाए। उनमें 2 पद प्रमुख रूप से होते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। एक तो ओएसडी का पद होता है, एक राजनीतिक सलाहकार का पद होता है, और बड़ा पद वैसे माना जाता है पॉलिटिकल एडवाइजर का, राजनीतिक सलाहकार। हाँ, तो सभी के सभी मंत्री इस जुगाड़ में है कि राजनीतिक सलाहकार का पद उनको मिल जाए और एक तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उसका रुतबा हो जाता है जो राजनीतिक सलाहकार होता है। किसी ज़माने में मास्टर हरि सिंह जी हुआ करते आदमपुर हल्के से, वो चौधरी बंसी लाल के भी राजनीतिक सलाहकार रहे, चौधरी भजन लाल के भी रहे और चौधरी देवलाल के साथ भी उन्होंने कार्य किया। और हुड्डा साहब के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी होते थे। और अब जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो 2 बड़े नेता 5 में से जो आपने नाम लिए, सुभाष सुधा जी, कंवरपाल गुर्जर जी, मनीष ग्रोवर जी, जेपी दलाल जी और असीम गोयल जी, अगर व्यक्तिगत रिश्ते माने तो असीम गोयल जी और सुभाष सुधा जी के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते नायब सिंह सैनी जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। तो वो भी इस जुगाड़ में हैं कि तुम्हारी राजनीतिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति हो। लेकिन ये भाजपा है, इसमें अकेले नायब सिंह सैनी अपनी चला पाएंगे या बीच में सलाह मशवरा प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी होगा या दिल्ली हाईकमान की तरफ से भी कोई संदेश आएगा। तो हो सकता है सभी से तालमेल करके ये नियुक्तियां तो होनी होती हैं, समय अनुसार होती रही हैं अतीत में भी, तो हो सकता है कि जल्द ही कहीं न कहीं ये निर्णय भी हो जाए, किसी का नाम के ऊपर मोहर लग जाए। डॉक्टर साहब, इसमें एक चौंकाने वाला नाम है मनीष ग्रोवर का, जो कि रोहतक से चुनाव हार गए। वो मनोहर लाल के खासम खास रहे और जब 2024 का चुनाव मैंने कवर किया, जब मैं रोहतक गया, जब सीएम जितनी बार भी सीएम वहाँ पर आते थे तो मनीष ग्रोवर सीएम नायब सैनी पहुँचते थे, तब वहाँ पर नहीं पहुँचते थे मीडिया सेंटर में, लेकिन मनोहर लाल आते तब पहुँचते थे। तो क्या जो ये इनके बीच की जो खटास थी, तो क्या इसके चलते नायब उन्हें अपने कार्यालय में एंट्री देंगे? देखो, खटास उसको हम नहीं कह सकते। मनीष ग्रोवर जी को जितना मैं जानता हूँ, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके नारे लगाने वालों में अग्रणी होते थे।
और पूरी जवानी उन्होंने भाजपा को दी है। चुनाव लड़े, हारे, हालांकि जीवन में केवल एक बार कामयाब हुए, लेकिन पिछले 2 चुनाव जो हुए 19 का और 24 का बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे। ये उनका दुर्भाग्य ही आप मान करके चलें, लेकिन काफ़ी टफ इलेक्शन फाइट उन्होंने ज़बरदस्त दोनों चुनाव के अंदर दी है। तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कहीं थोड़ा सा ये जरूर हो जाता है कि हम मनोहर लाल खट्टर जी के समय के कार्यकर्ता हैं या नायब सिंह सैनी जी थोड़े से हमारे से जूनियर हैं। जिस प्रकार का मनमुटाव पहली सरकार, पहली कैबिनेट के अंदर जिस प्रकार से अनिल विज जी थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, तो हो सकता है इस प्रकार की कोई नाराज़गी रही होगी। लेकिन अब तो नाराज़गियाँ राजनीतिक रूप से जिसकी होती हैं, तो नज़दीकियाँ बढ़ने में मानता हूँ कि देर नहीं लगती है। डॉक्टर साहब, एक और कहावत रही रोहतक के बारे में कि मनीष ग्रोवर के बगैर पत्ता नहीं हिलता था जिसमें मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे। तो क्या वैसा ही सिस्टम अब भी रहेगा या वो चीज़ें बदलने वाली हैं? रोहतक के सीएम के नाम में मनीष ग्रोवर जी को जाना जाता था। जब मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो एक तो प्लान में खुद मंत्री थे, दूसरी प्लान में चुनाव हार गए थे, तो रोहतक में इनकी देखरेख के अंदर विकास के कार्य हुए और रोहतक के जो फैसले होते थे ज़्यादातर इन्हीं की भूमिका उनके अंदर होती थी। लेकिन आज भी अपनी भूमिका को ये उसी प्रकार से बखूबी निभा रहे हैं। रिश्ते भले ही मनोहर लाल खट्टर जी के साथ ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं में आज भी शुमार हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी अनदेखा तो इनको नहीं करेगी। चलिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, आजकल एक और खबर छाई हुई है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मेल मुलाकात बढ़ रही है, या यूं कहें कि वो लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है अंदर खाने? ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी जरूर लग रही है। देखो, प्रशंसक विरोधी पार्टियों में होते हैं एक दूसरे आदमी के, और कोई आदमी अच्छा काम करता है तो मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि हाँ ये काम ठीक है, हम इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन पहली बार हमने ऐसा देखा है कि विपक्षी पार्टी का विधायक मुख्यमंत्री के मंच पर जा कर के और मुख्यमंत्री महोदय के सामने उनका स्तुतिगान करता है और खुले मन से कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर इनसे मिलने गया, किसी ने गुमराह कर दिया और नायब सिंह सैनी जी को बताया नहीं गया, फिर उनको पता लगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये राहुल सेतिया का हम जिक्र करें जो सिरसा से कांग्रेस के विधायक हैं, कि उन्होंने 3 मिनट मेरा इंतज़ार किया, अच्छे से मेरे मान सम्मान से बात की, और जो सिरसा को उन्होंने जो सौगात दी है उसका मैं दिल की गहराइयों से भी नंदन भी करता हूँ। और उन्होंने अपने श्रीमुख से स्वयं ये कहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है कि जो समान विकास पूरे हरियाणा का करना चाहता है। किसी हल्के से, भले ही मैं कांग्रेस से विधायक हूँ, कि मेरे हल्के का भी ख्याल रख रहे हैं। और इसी प्रकार से फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। कुछ कांग्रेस समर्थक जो हमारी वीडियो को सुनेंगे वो इस चीज़ को महसूस मत करें, हम जो बात बता रहे हैं वो सच्चाई भरी खबर है, और वो इसके विजुअल भी हम और फोटो भी और वीडियो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो वो आज अनिल विज जी से जाकर के मुलाकात करके आई। अगर किसी नेता से आप बात करोगे तो बलवान सिंह दौलतपुरिया जी कह सकते हैं कि मैंने तो शिष्टाचार मुलाकात की है, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात ये नहीं थी। राजनीतिक आदमी जब राजनीतिक आदमी से मिलता है तो नाम दिया जाता है शिष्टाचार मुलाकात का, अंदर खाने को इनको खिचड़ी अवश्य पकी होती है। तो आज अनिल विज जी से बलवान सिंह दौलतपुरिया जी का मिलना, और जिस प्रकार से राहुल सेतिया का भूरी भूरी मुख्यमंत्री के मंच पर जाकर के प्रशंसा करना, तो ये तो कहीं इंगित करता है कि नायब सिंह सैनी जी ने अपनी एक छवि विरोधी विधायकों के मन में भी बना ली है, उनके दिल में भी जगह बना ली है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल सेतिया ने नायब सैनी की तारीफ की जमकर, तो इसके 2 मायने निकलते हैं। क्या उनकी ये मजबूरी है कि अगर मैं विरोध करूंगा तो मेरे इलाके का विकास नहीं होगा, या फिर वो कहीं ना कहीं कोई खाना ढूंढ रहे बीजेपी के अंदर जहां पर वो शिफ्ट हो जाएं? देखिए, बीजेपी में तो अभी वो जा नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार का सिस्टम अपने देश के अंदर है, सिंगल विधायक अगर जाएगा तो पार्टी से अगर वो छोड़ेगा तो उसने विधायक पद से रिजाइन देना पड़ेगा, और इस्तीफे की वो सोच नहीं सकते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते हैं। पिछला विधानसभा का चुनाव तो वो मात्र 700 वोटों के अंतर से गोपाल कांडा से हारे थे, और अब की बार गोपाल कांडा जी के पक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी प्रत्याशी नहीं उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन वहाँ से वापस करा लिया था। तो विपरीत परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से गोकुल सेतिया चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन कहीं उनके मन में
भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर अवश्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से वो मंच पे गए और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की और भाजपा सरकार की उन्होंने प्रशंसा की। डॉक्टर साहब, एक मुद्दा और चला हुआ है, वो है राज्यसभा की सीट को लेकर। कल भी हमने चर्चा की थी इस पे लंबी कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसमें जो नाम है वो बिश्नोई का निकल कर आ रहा है। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, तो क्या दाल पूरी तरीके से गल गई है? क्या हम मान लें कि राज्यसभा जो है कुलदीप बिश्नोई जाएंगे? जिस प्रकार से आज मुलाकात कुलदीप बिश्नोई जी की हुई है अमित शाह जी से, तो बयान तो यही उन्होंने दिया, जैसे हमने चर्चा की, कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया कि हमारी तो शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन इस वक्त पर नाजुक समय जब होता है, जब इलेक्शन की तारीख तक आ गई है, नॉमिनेशन की तारीख तक आ गई है, उस समय पे कुलदीप बिश्नोई जी का अमित शाह जी से मिलना तो राजनीतिक चर्चा हुई है और कोई न कोई हो सकता है कि उनको हरी झंडी मिली होगी। लेकिन जिस प्रकार से मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने जब आपने बात की थी, हमने कल की वीडियो के अंदर भी ये चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो है रेस का कोई जिक्र नहीं होता है, जो नाम होगा फाइनल वो सबकी सहमति से होगा और वो सहमति बनेगी तो प्रदेश नेतृत्व से भी कहीं न कहीं अमित शाह जी बात करेंगे। जिस नाम के ऊपर प्रदेश नेतृत्व को जो नाम ऊपर से भेजा जाएगा उसी के ऊपर मोहर लगेगी, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई का नाम हो या किसी अन्य का और का हो। साहब, पिछले दिनों एक खबर चली थी कि जो है कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और कुमारी शैलजा से भी ये सवाल किया गया था कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या वो दबाव की राजनीति थी कि इसके जरिए वो राज्यसभा में एंट्री कर लें? देखो, दबाव बनाने की कोशिश तो राजनीतिक आदमी करता है, लेकिन इस परिस्थिति में कुलदीप बिश्नोई भाजपा छोड़ करके वापस कांग्रेस में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि स्टेट के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार, दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार। वो किरण शैलजा जी से जरूर एक प्रश्न पूछा गया था कि आपका गुट SRK के नाम से जाना जाता था, रणदीप, शैलजा और किरण। अगर किरण इससे एग्जिट कर गई, बाहर चली गई, तो आप के की पूर्ति कहाँ से करोगे? क्या कुलदीप बिश्नोई को आप वापस जोड़ करके रखोगे? तो उसके ऊपर हंस करके उन्होंने इस प्रश्न को टाल दिया था। और कहीं न कहीं ये राजनीतिक परिवार हैं, पुराने राजघराने हैं, एक दूसरे से इनकी बातचीत हमेशा होती रहती है, राजनीतिक रूप से भी होती है और वैसे भी होती है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो अभी तक साफ नहीं हुई है। या मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें, वहां पर कौन कौन लोग जाएंगे या राज्यसभा में कौन व्यक्ति जाएगा, इसको लेकर भी अभी तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।